कभी सोचा है कि किसी इंसान की जिंदगी के आखिरी पन्ने कैसे लिखे जाते हैं? जब जवानी की लड़ाइयाँ, परिवार की उलझनें और काम की लंबी परछाइयाँ सब आकर एक जगह मिल जाती हैं। बिल्कुल। आज हम जॉन विलियम्स के उपन्यास स्टोनर के 16वें अध्याय की दुनिया में उतर रहे हैं। हाँ, और ये कहानी का वो मोड़ है जहाँ हमारा मुख्य किरदार विलियम स्टोनर अपनी जिंदगी के सबसे बड़े तूफानों का सामना कर रहा है। वो भी एक साथ। और हमारा मकसद है ये समझना कि एक आम सा दिखने वाला इंसान जब अंत के करीब पहुंचता है तो वो अपनी गरिमा को कैसे बचाए रखता है। और ये समझना भी जरूरी है कि ये सब हो कब रहा है। मतलब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका है, अमेरिका बदल रहा है, लेकिन स्टोनर की अपनी दुनिया वो सिकुड़ रही है। अच्छा। इस अध्याय की खूबसूरती ही यह है कि यहाँ दो तूफान एक साथ चल रहे हैं। एक जो दुनिया में मचा है और दूसरा जो स्टोनर के अपने अंदर उसके घर में चल रहा है। हाँ, और अक्सर बाहरी दुनिया का शोर हमारे अंदर के सन्नाटे को और भी गहरा कर देता है। कहानी शुरू ही होती है दूसरे विश्व युद्ध के उन धुंधले सालों से। स्टोनर के लिए ये वक्त एक ऐसे बवंडर जैसा है जिससे वो बस सिर झुकाए गुजर रहा है। रोज मौत और तबाही की खबरें। हाँ, क्लासरूम खाली हो रहे हैं, नौजवान लड़के लड़ने जा रहे हैं और जो बच्चे हैं उनकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी है। लेकिन स्टोनर के अंदर सिर्फ डर नहीं है, कुछ और भी है, कुछ ज्यादा परेशान करने वाला। हाँ, और यही इस हिस्से को इतना जटिल बनाता है। स्टोनर का एक हिस्सा तो इस हिंसा से घबराता है, लेकिन उसका एक दूसरा छिपा हुआ हिस्सा वो उसी तबाही की तरफ खिंचता है। बिल्कुल। उसे पहली बार अपने अंदर छिपी हिंसा की ताकत का एहसास होता है। वो उस विनाश के लिए, उस मौत के लिए एक अजीब सी एक तलब महसूस करता है। ये तो काफी गहरा है। ये सिर्फ युद्ध का असर नहीं है, ये एक ऐसे इंसान के दबे हुए गुस्से और निराशा का विस्फोट है जिसने अपनी पूरी जिंदगी खामोशी से सब कुछ सहा है। मतलब एक ही इंसान के अंदर शर्म और गर्व की एक अजीब सी लड़ाई चल रही है। हाँ, और इस पूरी उथल पुथल के बीच वो एक ही काम करता है जो उसे आता है, पढ़ाना। उसे लगता है कि उसका काम इस भयानक तूफान में एक छोटी सी माचिस की तीली को बुझने से बचाने जैसा है। एक नाउम्मीद लेकिन जरूरी कोशिश। और ये जो बाहरी दुनिया का तूफान था वो स्टोनर के घर के अंदर के तूफान को और भी भयानक बना रहा था। सही बात है। और इसी दौरान उसकी बेटी ग्रेस उससे मिलने आती है। और यहाँ एक छोटी सी बात है जो दिल तोड़ देती है। क्या? ग्रेस कभी अपने बेटे को साथ लेकर नहीं आती। क्यों? क्योंकि बच्चे की मौजूदगी स्टोनर की पत्नी एडिथ को परेशान करती है। ओ। बस ये एक लाइन उस घर के घुटन भरे माहौल को बताने के लिए काफी है। बिल्कुल। और एक शाम ये घुटन और भी बढ़ जाती है। ग्रेस घर आती है, बहुत थकी हुई, चेहरा पीला पड़ा हुआ। डिनर के बाद का सीन है, एडिथ सोने जा चुकी है और तभी ग्रेस अपने पिता से पूछती है, घर में कुछ पीने को है? स्टोनर को याद आता है कि कहीं एक शेरी वाइन की बोतल पड़ी है जो शायद खट्टी हो चुकी है। दोस्त की तरह बात करना शुरू करते हैं। वो मानती है, मैं शायद जरूरत से कुछ ज्यादा ही पीती हूँ। और फिर वो एक ऐसा खुलासा करती है जो किसी भी बाप के पैरों तले जमीन खिसका दे। वो कहती है कि शायद उसने जानबूझकर गर्भ धारण किया था, सिर्फ इसलिए ताकि वो उस घर से, अपनी माँ से, उस जेल से भाग सके। वो बताती है कि कैसे उसने अपने पति एड का इस्तेमाल किया। एड एक अच्छा लड़का था जो शायद इसी शर्म से बचने के लिए वक्त से पहले ही फौज में भर्ती हो गया और मारा गया। और ग्रेस को लगता है कि वो उसकी मौत की जिम्मेदार है। एक पिता के लिए ये सुनना कितना भयानक होगा। लेकिन स्टोनर हैरान नहीं होता। हाँ, यही तो अजीब बात है। आपको क्या लगता है, ये उसकी समझदारी है या उसकी हार? बस ख्याल से ये स्टोनर के पूरे जीवन का पैटर्न दिखाता है। वो समस्याओं को हल करने की कोशिश नहीं करता, चाहे वो एडिथ के साथ उसका रिश्ता हो या अपनी बेटी की शराब की लत। वो बस दर्द को सहने का, उसे नजरअंदाज करने का एक तरीका ढूंढता है। अच्छा। और यहाँ वो अपनी बेटी में भी वही बेबसी देखकर एक अजीब सी तसल्ली महसूस कर रहा है। उसे इस बात से राहत मिलती है कि चलो, ग्रेस के पास अपनी जिंदगी की शून्यता से लड़ने के लिए कम से कम शराब तो है। ये पिता की बेबसी की हद है। बिल्कुल। एक तरफ घर में ये नाउमीदी का माहौल है, लेकिन अजीब बात यह है कि ठीक इसी दौरान स्टोनर की प्रोफेशनल जिंदगी अपने शिखर पर थी। हाँ। युद्ध के बाद के साल उसके पढ़ाने के करियर के सबसे सुनहरे दिन थे। हाँ, क्योंकि अब कैंपस का माहौल बदल चुका था। लड़ाई से लौटे हुए सैनिक अब छात्र बनकर आए थे। अच्छा, वो लोग जिन्होंने जिंदगी और मौत को करीब से देखा था। बिल्कुल। उनके लिए पढ़ाई सिर्फ एक डिग्री नहीं थी, बल्कि जिंदगी को समझने का एक तरीका थी। और स्टोनर को पढ़ाने में पहली बार इतना मजा आ रहा था। तो वो अपनी पूरी ऊर्जा के साथ पढ़ाता होगा। हाँ, और उसे लगता कि सालों बाद उसके काम को असली पहचान मिल रही है। और इन्हीं अच्छे दिनों के बीच
अतीत एक खत की शक्ल में दस्तक देता है। हम्म एक यूनिवर्सिटी प्रेस से एक सर्कुलर आता है, उसमें कैथरीन ड्रिस्कॉल की एक किताब के छपने की खबर है। कैथरीन, उसका खोया हुआ प्यार। कुछ दिनों बाद किताब की एक कॉपी उसके पास पहुंचती है। किताब हाथ में आते ही उसकी उंगलियां कांपने लगती हैं। वो किताब खोलता है और पहले ही पन्ने पर जहां समर्पण लिखा होता है वहां सिर्फ 2 अक्षर हैं, WS के लिए। विलियम स्टोनर। ये पढ़ते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पूरी रात जागकर उस किताब को पढ़ता है और उसे ऐसा लगता है जैसे कैथरीन बगल के कमरे में ही बैठी है, उससे बात कर रही है। और सालों से जो दर्द उसने अपने अंदर दबा रखा था, वो एक सैलाब की तरह बाहर आ जाता है। उस वक्त वो सोचता है कि वो लगभग 60 साल का हो चुका है, लेकिन वो प्यार और जुनून से खाली नहीं हुआ है। नहीं, ये जुनून हमेशा उसके अंदर रहा है, ज्ञान के लिए, एक जमाने में एडिथ के लिए और हमेशा। कैथरीन के लिए। और ये जुनून सिर्फ दिमाग या शरीर का नहीं है। स्टोनर के लिए ये एक ऐसी ताकत है जो उसे याद दिलाती है, देखो मैं जिंदा हूँ। और यही जिंदा दिली, यही जुनून उसे अपनी आखिरी लड़ाई लड़ने की ताकत देता है, जो उसके करियर के अंत में लड़ी जानी थी। साल है 1944। स्टोनर 63 साल का है। यूनिवर्सिटी का डीन गॉर्डन फिंच, जो उसका पुराना दोस्त भी है, उसे अपने ऑफिस में बुलाता है। रिटायरमेंट के लिए? हाँ, वो चाहता है कि स्टोनर अब रिटायरमेंट के बारे में सोचें, पर स्टोनर तैयार नहीं है। वो कहता है, मेरे पास अभी 2 साल और हैं। वैसे भी मैंने कभी ये सीखा ही नहीं कि खाली समय का क्या करते हैं। और स्टोनर एक पल में समझ जाता है कि फिंच पर दबाव है। किसका? उसके पुराने दुश्मन प्रोफेसर होली लोमैक्स का। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि स्टोनर अपनी निजी जिंदगी में हर लड़ाई से बचता रहा, लेकिन यूनिवर्सिटी, जो उसकी असली दुनिया है, हाँ, वहां वो अपनी गरिमा के लिए अंत तक लड़ता है। उसके लिए क्लासरूम एक युद्ध के मैदान से कम नहीं था, और रिटायरमेंट की ये लड़ाई उसकी आखिरी जंग है, जिससे वो हारने को तैयार नहीं। बिल्कुल। डीन के ऑफिस में एक मीटिंग रखी जाती है। लोमैक्स बड़े बड़े तर्क देता है कि विभाग की भलाई के लिए स्टोनर का रिटायर होना कितना जरूरी है। वो उसे प्रमोशन और एक शानदार रिटायरमेंट डिनर का लालच भी लेता है। इस पर स्टोनर का जवाब, वो उसकी पूरी जिंदगी का मतलब सार है। वो लोमैक्स की तरफ देखता है और कहता है, होली, इतने सालों बाद भी मुझे लगा था कि तुम मुझे बेहतर जानते हो। तुम कुछ मायनों में एक बहुत ही जाहिल इंसान हो। सीधी बात। वो साफ कह देता है कि वो रिटायर नहीं होगा। और ये टकराव स्टोनर के उसूलों की लड़ाई है। वो किसी पद या सम्मान के लिए अपने काम की गरिमा का सौदा नहीं कर सकता। उसके लिए उसका काम ही उसकी पहचान है, कोई ओहदा नहीं है। सही। लेकिन ये लड़ाई उसे अंदर से तोड़ देती है। वो बुरी तरह थक जाता है, उसकी सेहत गिरने लगती है। पहले सिर्फ थकान होती है। हाँ, फिर हाथ पैरों में एक हल्का हल्का दर्द शुरू होता है। अप्रैल आते आते दर्द इतना बढ़ जाता है कि उसे क्लास छोड़नी पड़ती है। और आखिरकार वो डॉक्टर जेमिसन के पास जाता है। टेस्ट और एक्सरे के बाद डॉक्टर उसे खबर सुनाता है, लेकिन गोलमोल भाषा में। हाँ, वो कहता है, तुम्हारी निचली आंतों में एक तरह की रुकावट है। लेकिन स्टोनर को घुमा फिराकर बात करना नहीं आता। वो सीधे पूछता है, तो ये कैंसर है? हाँ। डॉक्टर हिचकिचाते हुए हाँ कह देता है, बताता है कि ट्यूमर काफी बड़ा है और शायद कुछ समय से वहां है। मौत सामने खड़ी है। और इस खबर को सुनकर भी स्टोनर घबराता नहीं है। वो डॉक्टर से एक बहुत ही अजीब लेकिन तर्क से भरा सवाल पूछता है। हाँ, वो पूछता है कि अगर ऑपरेशन में कुछ हफ्तों की देरी कर दी जाए तो क्या इससे कोई बड़ा फर्क पड़ेगा? और डॉक्टर हिचकिचाते हुए कहता है कि शायद नहीं। और स्टोनर ये वक्त क्यों मांगता है? ताकि वो अपने छात्रों का अधूरा काम पूरा कर सकें, उनके पेपर्स जांच सकें। मौत की खबर से ज्यादा उसे अपने काम की, अपनी जिम्मेदारी की फिक्र है। ये दिखाता है कि उसके लिए उसकी पहचान उसके शरीर से नहीं बल्कि उसके काम से जुड़ी है। इसके बाद वो सीधा डीन फिंच के पास जाता है और कहता है कि वो रिटायर होने के लिए तैयार है। ये खबर सबको हैरान कर देती है। लोमैक्स को लगता है कि वो जीत गया है और वो जिद करता है कि रिटायरमेंट डिनर तो होकर रहेगा। और स्टोनर थका हुआ और दर्द में मान जाता है। डिनर की रात का जो सीन है वो बहुत ही मार्मिक है। एडिथ आखिरी वक्त पर आने से मना कर देती है। हाँ, स्टोनर हॉल में अकेला बैठा सबका इंतजार करता है। दर्द इतना ज्यादा है कि उससे बचने के लिए वो अपनी आंखों को धुंधला कर लेता है, ताकि लोग उसे सिर्फ रंगों और आकृतियों की तरह दिखें। ये भी उसका एक तरीका है दुनिया से पीछे हटने का, ठीक वैसे ही जैसे वो पूरी जिंदगी करता आया है। बिल्कुल। भाषण शुरू होते हैं। लोमैक्स उठता है और बड़े व्यंग्य के साथ स्टोनर की समर्पित सेवा की तारीफ करता है। फिर स्टोनर की बारी आती है। वो अपनी जगह पे खड़ा होता है। पूरे हॉल में खामोशी छा जाती है।
एक लंबे इंतजार के बाद वो सिर्फ चंद शब्द कहता है, मैंने इस यूनिवर्सिटी में लगभग 40 साल तक पढ़ाया है। मुझे नहीं पता कि अगर मैं एक शिक्षक नहीं होता तो मैंने क्या किया होता। वो एक पल रुकता है और फिर अपनी बात खत्म करता है, मैं आप सभी को मुझे पढ़ाने देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे पढ़ाने देने के लिए धन्यवाद। ये लाइन स्टोनर के पूरे जीवन का निचोड़ है। सच में उसने जो भी सहा, एक नाकाम शादी, एक खोया हुआ प्यार, पेशेवर बेइज्जती, इन सब के बावजूद उसे अपनी जिंदगी का अर्थ सिर्फ एक ही जगह मिला, और वो था उसका काम, उसका क्लासरूम। ये धन्यवाद सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये उसकी जिंदगी की सबसे गहरी और सच्ची भावना है। भाषण के बाद लोग उससे हाथ मिलाते हैं और धीरे धीरे कमरा खाली हो जाता है। वो लोमैक्स के पास से गुजरता है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं पर कुछ कहते नहीं। और स्टोनर इस खामोशी के लिए शुक्रगुजार है। अगले ही दिन उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है। ऑपरेशन होता है। जब उसे होश आता है तो डॉक्टर जेमिसन उसके पास खड़ा होता है और कहता है, हमें ट्यूमर मिल गया, लेकिन हम सब कुछ नहीं निकाल सके। डॉक्टर आगे और इलाज, एक्सरे ट्रीटमेंट की सलाह देता है, लेकिन स्टोनर अपना फैसला कर चुका है। हाँ, अध्याय का अंत स्टोनर के आखिरी शब्दों से होता है। वो तकिए पर अपना सर वापस गिरा देता है और कहता है, जितनी जल्दी हो सके, मुझे लगता है कि मैं घर जाना चाहता हूँ। और ये हार मानना नहीं है, ये अपनी शर्तों पर अपनी गरिमा के साथ अंत को स्वीकार करना है। सही। अस्पताल में मशीनों के बीच और इलाज कराने के बजाय वो उस घर जाना चाहता है जहां उसकी जिंदगी अच्छी और बुरी जैसी भी थी गुजरी थी। तो हमने देखा कि कैसे विलियम स्टोनर, एक साधारण सा प्रोफेसर, अपनी जिंदगी के सबसे बड़े तूफानों का सामना करता है। न कोई शिकायत, न कोई ड्रामा। आया। और यहाँ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, किसी की जिंदगी का मूल्य कैसे आंका जाता है? क्या ये बाहरी सफलताओं, जीतों और तालियों से तय होता है, या इसका असली मूल्य उस खामोश तरीके में छिपा है जिससे कोई इंसान अपनी निराशाओं, अपने दर्द और अपने फर्ज को आखिरी सांस तक निभाता है? स्टोनर की कहानी हमें इसी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है।